1 जुलाई 2025 को हिजबुल्लाह के उप महासचिव शेख नईम कासिम ने एक गरजते हुए भाषण में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ प्रतिरोध को और तेज करने का ऐलान कर दिया। ईरान इसराइल संघर्ष विराम के बाद उत्पन्न हुई शांति की संभावनाओं को खारिज करते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हिजबुल्लाह के लिए विरोध केवल रणनीति नहीं बल्कि अस्तित्व का प्रश्न है। नईम कासिम ने कहा, हमें ना कहो कि हम अपना बचाव न करें। यह वह वाक्य था जिसने पूरे भाषण की आत्मा को परिभाषित कर दिया। कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह आक्रामक नहीं है, लेकिन वह अपमान सहने वाला भी नहीं। हम कभी नहीं झुकेंगे और कभी समर्पण नहीं करेंगे। दरअसल ये वो लाइनें हैं जो ईरान इसराइल युद्ध के बाद हिजबुल्लाह को लेकर उठते हुए सवालों के जवाब थे। आपको बता दें कि ईरान और इसराइल युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह न तो इस युद्ध में दिखाई दिया और न ही उसका कोई ऐसा बयान आया जो ये दिखाता हो कि वो दृढ़ता के साथ ईरान के साथ खड़ा है। लेकिन अब हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने सब कुछ साफ कर दिया। अमेरिका इसराइल पर तीखा हमला। कासिम ने इसराइल को अपराधी और अमेरिका को अत्याचारी कहकर संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दोनों ताकतों ने मध्य पूर्व को अराजकता, कब्जे और खून खराबे में झोंक रखा है। उन्होंने कहा कि लेबनानी लोगों को ये अधिकार है कि वे इन दो वैश्विक ताकतों के सामने ना कहें और अपने क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करें। नईम कासिम ने कहा, जो लोग इसराइल और अमेरिका की योजनाओं को समर्थन देते हैं वे हमारे देश को गर्त में धकेल रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कासिम ने यह बयान उन लेबनानी राजनीतिक दलों की ओर संकेत करते हुए भी दिया जो हाल के महीनों में वाशिंगटन या तेल अवीव के साथ मेल जोल की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कब्जा अस्थायी है, मुक्ति अंतिम है। कासिम ने अपने भाषण में भूमि और संप्रभुता के मुद्दे को बार बार दोहराते हुए इन लाइनों को कहा। उन्होंने कहा, यह भूमि बहादुर, गरिमामय और आजाद रहेगी अल्लाह की इच्छा से। कब्जा अस्थायी है लेकिन मुक्ति अंतिम है। यह बयान साफ संकेत देता है कि हिजबुल्लाह अब भी दक्षिणी लेबनान, गोलान हाइट्स और गाजा जैसे मुद्दों को संघर्ष के केंद्र में बनाए हुए है। लेबनानियों से एकता की अपील की। शेख कासिम ने अपने भाषण में लेबनान के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक वर्गों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा, वर्तमान समय एक ऐतिहासिक मोड़ पर है और इस दौरान राष्ट्रीय निष्ठा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कासिम ने कहा, हम सभी लेबनानी समाज के वर्गों से अनुरोध करते हैं वे अपनी राष्ट्रीय निष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और अमेरिका इसराइल की योजनाओं का समर्थन न करें। उनके इस आह्वान से स्पष्ट है कि हिजबुल्लाह केवल एक सैन्य संगठन नहीं बल्कि खुद को एक राष्ट्रीय प्रतिरोध आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश में है। प्रतिरोध का नया चरण। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह भाषण हिजबुल्लाह की नई रणनीतिक दिशा को दर्शाता है, एक ऐसी दिशा जो आक्रामक जवाबी कार्रवाई, घरेलू एकता और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण पर केंद्रित है। ईरान इसराइल संघर्ष विराम के बाद जहां कुछ पक्ष स्थायित्व की उम्मीद कर रहे थे, वहीं कासिम का बयान उस धारणा को चुनौती देता है। हिजबुल्लाह अभी भी प्रतिरोध के मंच पर न केवल सक्रिय है बल्कि अपने दृष्टिकोण में पहले से कहीं अधिक आक्रामक और स्पष्ट भी है। इस बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया कि आने वाले महीनों में लेबनान की धरती केवल राजनीतिक बहस का केंद्र नहीं बल्कि एक बार फिर पश्चिम एशिया की रणनीतिक दिशा को परिभाषित करने वाला मैदान बन सकती है। अकेला ईरान, दूसरी ओर इसराइल अमेरिका की दोस्ती, पूरा अरब देश, पूरा पश्चिम जगत। जी हां, 12 दिनों तक दुनिया ने देखा कि कैसे एक मुल्क और उसका बुजुर्ग नेता पूरी ताकत दमखम के साथ सीना तान कर डटा रहा। इसराइल जिसने अपने बनने के बाद ऐसी तबाही शायद पहली बार देखी। चर्चा है कि उसे गुमान था कि वो है तो कोई नहीं। 12 दिनों में वो परसेप्शन भी तोड़ डाला इमाम सैयद अयातुल्लाह अली खामेनेई ने। अब मामला इतने तक नहीं थमा, क्योंकि जानकारों का मानना है कि ईरान ने एक ऐसी चाल चल दी है जिससे अरब देश के लीडर भले ही अमेरिका इसराइल को अपना समर्थन देना ना बंद करें, लेकिन वहां की जनता को ईरानी लीडर खामेनेई से वो प्रेम हो जाएगा जिसका अंजाम
खुद राष्ट्रपति ट्रंप समेत प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी नहीं लगा सकते हैं। एक फतवे से अमेरिका और इस्राएल की सारी चाल धरी की धरी रह सकती है। दरअसल हाल ही में ईरान के वरिष्ठ शिया धर्मगुरुओं द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को मोहरेब यानी कि अल्लाह का दुश्मन घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ फतवा जारी कर दिया, जो न केवल एक राजनीतिक विरोध है बल्कि इससे कहीं अधिक गहरी एक धार्मिक एकता की पुकार के तौर पर भी सामने आ सकती है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस फतवे ने पहली बार वैश्विक इस्लामी परिदृश्य में ऐसा माहौल तैयार किया है जहां शिया और सुन्नी मतभेदों से परे एक साझा दुश्मन के विरुद्ध धार्मिक एकता की संभावना दिखने लगी है। इसे केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक उम्माह यानी इस्लामी समुदाय को जोड़ने वाला कदम माना जा सकता है। शिया और सुन्नी यही वो कथित दीवार हैं जो ईरान को युद्ध में अकेला छोड़ देती हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि ईरान से जारी एक फतवा अब इस दीवार को गिराकर ब्रिज का काम कर सकता है। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश भले ही ईरान का साथ न दें, लेकिन वहां की जनता के लिए यह फतवा किसी मसाल से कम साबित नहीं होगी। खासकर बहरीन जैसे देश जहां शिया बहुसंख्यक हैं जबकि सरकार सुन्नी की है। फतवा किस स्ट्रैटेजी का हिस्सा? दरअसल चर्चा है कि अमेरिका और इस्राएल भले ही वैश्विक पटल पर ईरान में सत्ता परिवर्तन की लालसा को खारिज कर रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे गेम खामेनेई के मर्डर तक की प्लानिंग की है। कुछ ऐसा ही कहना है सूत्रों का। अगर बात खामेनेई तक आई तो ईरान से ग्रैंड आयतुल्ला नासर मखोरम शिराजी हुसैन नूरी हामेदानी का फतवा बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। धर्म, नेतृत्व और भविष्य की राह। इस्लाम में मोहरेब उस व्यक्ति को कहा जाता है जो ईश्वर, उसके पैगंबर और उसके अनुयायियों के विरुद्ध युद्ध की स्थिति में हो। यह अवधारणा शिया और सुन्नी दोनों स्कूलों में समान रूप से मौजूद है। हाल के सालों में मुस्लिम दुनिया में शिया और सुन्नी समुदायों के बीच मतभेद बढ़े हैं, विशेष रूप से सीरिया, यमन और इराक जैसे क्षेत्रों में। लेकिन यह फतवा एक ऐसा विरल उदाहरण है जहां ईरान ने धर्म के नाम पर विभाजन नहीं बल्कि धर्म के आधार पर समावेश की कोशिश की है। ईरानी धर्म गुरुओं ने अपने वक्तव्यों में यह स्पष्ट किया है कि जो भी इस्लाम के दुश्मनों के विरुद्ध खड़ा होता है, वह चाहे किसी भी फिरके, मजहबी मत से हो, वह इस्लामी प्रतिरोध का हिस्सा है।